नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम लॉ एजुकेशन। मैं सैनी संगम आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लगातार आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध व कानून यानी पार्ट सी की क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं और लगातार आपको करवाते रहेंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दीजिए ताकि नई क्लासेज और नई नई अपडेट का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं इसी पार्ट से संबंधित यानी पार्ट सी से संबंधित क्लास नंबर 4। तो आइए चलते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। हमारा आज का प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में याचिका करने के लिए एक प्रारूप सुझाया गया है जिसका नाम है, यानी जो याचिका प्रस्तुत की जाती है उसके लिए एक प्रारूप बनाया गया है या प्रारूप सुझाया गया है जिसको एक नाम दिया गया है, उसका नाम इस प्रश्न में पूछा है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प श, यानी घरेलू घटना रिपोर्ट। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कानून में जो याचिका करने के लिए एक प्रारूप सुझाया गया है उसका नाम है घरेलू घटना रिपोर्ट। हमारा अगला प्रश्न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013, जिसे शॉर्ट में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का में यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे कितने रुपए तक का अर्थदंड भरना पड़ता है, यानी कितने रुपए तक का उसे जुर्माना भरना पड़ता है। तो हमारा विकल्प सही है, यानी उसे 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ता है अगर कोई नियोक्ता महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में जो प्रावधान है उनको पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपये तक का जो अर्थदंड है यानी जो जुर्माना है वो भरना पड़ता है। अगला प्रश्न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013। इस अधिनियम का दोस्तों पूरा नाम है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013, जिसे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 भी कहा जाता है। किसी प्रकरण के दौरान जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से छांटना है या फिर उसमें से बताना है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 किसी प्रकरण के दौरान यदि जांच की अवधि के दौरान महिला कर्मचारी छुट्टी ले सकती है या वह स्थानांतरण करवा सकती है या जांच की अवधि के दौरान महिला कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकती। हमारा ऑप्शन या हमारा विकल्प जो है वो द सही होगा। इसमें ए व ब दोनों सही है, यानी जांच की अवधि के दौरान महिला कर्मचारी छुट्टी ले सकती हैं, वो अपना स्थानांतरण भी करवा सकती हैं। अगला प्रश्न, कब से प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 भी कहा जाता है को लागू कर ऐसी जांचों जिनमें जन्म पूर्व लिंग निर्धारण को कानूनी अपराध ठहराया गया है, यानी ऐसी जांच जिनमें लिंग का परीक्षण किया जाता है, यानी लड़का है या लड़की है ऐसी जांच का जो है किया जाता है, उसे ऐसी जांच की जाती है, उसमें कानूनी अपराध ठहराया गया है। यह कब से लागू हुआ था, यह अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1996, यानी ऑप्शन स जो है वो हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न, पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 में जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल किन विकारों की पहचान के लिए किया जा सकता है? यानी जो पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 है उसमें जन्म पूर्व निदान तकनीकों का जो उपयोग है वो केवल किस प्रकार के विकारों की पहचान के लिए किया जा सकता है?
तो ऑप्शन ए गुणसूत्र संबंधी विकृति, या ऑप्शन बी आनुवंशिक उपापचय रोग, या ऑप्शन सी रक्त वर्णिका संबंधी रोग, या ऑप्शन डी उक्त सभी। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उक्त सभी रोगों के निवारण के लिए जांच की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न, पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 में जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल किन विकारों की पहचान के लिए किया जा सकता है? जो पिछला हमारा प्रश्न था उससे मिलता जुलता प्रश्न है, जिसका ऑप्शन नंबर ए यानी पहला ऑप्शन है लिंग संबंधी आनुवांशिक रोग के निर्धारण के लिए उपयोग किया जा सकता है, पहचान के लिए। ऑप्शन बी जन्मजात विकृतियों को पहचानने के लिए किया जा सकता है, या केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा सह सूचित अन्य असमानता व रोग की पहचान के लिए किया जा सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, यानी उक्त सभी विकारों की पहचान के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न, गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी PCPNDT अधिनियम 1994 में लिंग निर्धारण हेतु अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े तथा करने वाले डॉक्टर, लेब कर्मी तक की सजा का प्रावधान है। यानी पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत लिंग निर्धारण हेतु, यानी जो गर्भ में पल रहा है वो लड़का है या लड़की, इस चीज का निर्धारण करने हेतु जो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े होते हैं वो, या डॉक्टर या लेब कर्मी, उनके लिए जो सजा का प्रावधान है वो कितना है? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 3 से 5 वर्ष तक की सजा का इसमें प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी PCPNDT अधिनियम 1994 में लिंग निर्धारण हेतु अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े तथा करने वाले डॉक्टर और लेब कर्मी को 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। यानी पिछले प्रश्न की तरह ये प्रश्न है। पिछले प्रश्न में सजा का प्रावधान पूछा था कितनी है, और इसमें पूछा गया है कि जुर्माने का प्रावधान कितना है जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े हैं या करने वाले हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 10,000 से 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है लिंग परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करने वाले और करवाने वाले, प्लस लेब टेक्नीशियन है या डॉक्टर हैं, उनको इस जुर्माने का और 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो सजा 3 से 5 वर्ष तक है दोस्तों, और जुर्माना 10,000 से 50,000 रुपये तक है। हमारा अगला प्रश्न, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी PCPNDT अधिनियम 1994 में भारत सरकार ने आवश्यक संशोधन कर किस दिनांक से अधिनियम का नाम पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 रखा है? यानी संशोधित कर इस अधिनियम का नाम कब रखा गया, यानी इस अधिनियम का नाम कब संशोधित किया गया? तो हमारा ऑप्शन सही है ड 14 फरवरी 2003। हमारा अगला प्रश्न, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम व अधिक से अधिक कितने वर्ष की जेल हो सकती है? कहने का अर्थ है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या किसी नाबालिग द्वारा वेश्या करवाकर उसकी कमाई पर रहता है या उनसे वेश्यावृत्ति करवाता है तो उसे कम से कम व अधिक
कितने वर्ष की जेल हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, यानी कम से कम 7 वर्ष तक की व अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा का इसमें प्रावधान है, उसको जेल हो सकती है। तो हमारा उत्तर स सही है। अगला प्रश्न, 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा है, यानी अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाने से संबंधित विवरण दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 366 क। हमारा अगला प्रश्न, धारा 366 क, यदि कोई व्यक्ति किसी 16 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है या किसी स्थल से जाने को या कोई कार्य करने को यह जानते हुए कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा? यानी कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ जो 16 साल से कम उम्र की हो को इस तरीके से फुसलाता है या उसको कहीं ऐसे स्थल पे जाने के लिए बोलता है जहाँ पहले से कोई ऐसे लोग मौजूद हो जो वह व्यक्ति उसको उनको जानता हो कि वो लड़की के साथ गलत काम करेंगे या गैरकानूनी संभोग करेंगे, यानी सीधी सी बात है ज़बरदस्ती वो संभोग करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कितने साल तक की जेल का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, यानी 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न, वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा है, यानी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की किस धारा में वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचने से संबंधित विवरण है? तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन स, यानी धारा 372। हमारा अगला प्रश्न, धारा 372, अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको बेचता है या भाड़े पर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल तक की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है? तो हमारा उत्तर होगा ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल का प्रावधान है, यानी ऑप्शन स हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न, विदेश से लड़की का आयात करना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा है, यानी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की किस धारा में विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित विवरण मिलता है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ब, यानी विकल्प ब, धारा 366 ख। हमारा अगला प्रश्न, धारा 366 ख, अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से या जम्मू कश्मीर से लाता है, यह जानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या गैर कानूनी संभोग के लिए उसे मजबूर किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा श, यानी 10 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति को 10 साल की जेल से दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न, वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा है, यानी कह सकते हैं कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की किस धारा में वेश्यावृत्ति आदि के लिए
बच्चों को खरीदने से संबंधित विवरण मिलता है। तो हमारा उत्तर सही होगा विकल्प द यानी धारा 373। हमारा अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी वेश्या या किसी व्यक्ति को जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो को बेचता है या भाड़े पर देता है, तो यह माना जाएगा कि ऑप्शन ए, उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए नहीं बेचा है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। ऑप्शन बी, उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। ऑप्शन सी, ए व ब दोनों। ऑप्शन ड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ब जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारा उत्तर विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न, धारा 373, अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारी काम के लिए में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा। यानी कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारी काम के लिए उपयोग में लेने के लिए खरीदता है या भाड़े पर देता है, तो उसे कितने वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। तो हमारा ऑप्शन स सही हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। हमारा आज का आखिरी पर, अनैतिक व्यापार निवारण अंतर्गत दिए गए अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी उसके निर्देश के बिना और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? तो हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। यानी विशेष पुलिस अधिकारी या उसके बिना निर्देश के वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है ऐसे अपराधी को जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अपराध के मामले में वो दोषी है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास कंप्लीट हो गई। आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही हैं ये हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपने हमारे पहले की क्लासें नहीं ली हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं क्लास वाइज, उन लिंक पे जाकर के आप हमारी क्लास देख सकते हैं और आप हमसे जुड़े रहे और आगे भी जुड़े रहेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद। अब दीजिए अपने साथी सैनी संगम को इजाज़त। नमस्कार।